दोस्तों, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। मीरा जब शादी के कुछ समय के बाद पहली बार अपने मायके की चौखट पर पहुंची तो उसके पूरे व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक थी। उसकी मां कमला देवी ने जब अपनी लाडली को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मीरा के चेहरे पर वो नूर और आंखों में वो सुकून था जो कि केवल एक संतुष्ट और प्रेम से भरे जीवन में ही मिलता है। कमला जी ने तुरंत अपनी बेटी की बलाएं ली और भगवान के आगे माथा टेका, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी को किसी की नजर न लग जाए। मीरा का ससुराल वास्तव में एक ऐसा घर था जहां रिश्तों की कदर की जाती थी। उसका पति अनिकेत न केवल एक जिम्मेदार इंसान था बल्कि मीरा के लिए वह एक समर्पित प्रेमी भी साबित हुआ। उन दोनों के बीच एक अनूठा और गहरा आकर्षण था जो कि शादी के बाद और भी गहरा हो गया था। अनिकेत मीरा की छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखता और अक्सर काम से लौटते समय उसके लिए उसकी पसंद के फूल या कोई छोटा सा तोहफा जरूर लाता, जिससे कि मीरा का चेहरा खिल उठता था। रात के सन्नाटे में जब वे दोनों छत पर टहलते तो अनिकेत मीरा का हाथ थामकर उसे एहसास कराता कि वह उसकी दुनिया की सबसे अनमोल हस्ती है। उनके बीच की केमिस्ट्री ऐसी थी कि बिना शब्दों के भी वे एक दूसरे के मन की बात पढ़ लेते थे। लेकिन इस घर को स्वर्ग बनाने में सबसे बड़ा हाथ मीरा की सास रेवती जी का था, जिन्होंने समाज की पुरानी और दकियानूसी परंपराओं को दरकिनार करते हुए अपनी बहू को पलकों पर बिठाकर रखा। रेवती जी सुबह की पहली किरण के साथ मीरा के कमरे में चाय लेकर पहुंच जाती और उसे प्यार से जगाते हुए कहती कि अभी सो जा बेटी, काम तो कल भी हो जाएगा। उन्होंने कभी भी मीरा को रसोई के कामों का बोझ महसूस नहीं होने दिया, बल्कि वे दोनों साथ मिलकर खाना बनाते समय ढेर सारी बातें और गपशप करते थे। उनके बीच सास बहू जैसा कोई भी पर्दा नहीं था, बल्कि वे सहेलियों की तरह एक दूसरे से अपनी बातें साझा करती थी। रेवती जी मीरा को नए जमाने के कपड़े पहनने और अपनी पसंद का जीवन जीने के लिए हमेशा ही प्रोत्साहित करती थी। घर के ससुर केदारनाथ जी भी मीरा को अपनी बेटी से बढ़कर मानते थे और हर फैसले में उसकी राय को सबसे ऊपर रखते थे। मीरा को अक्सर लगता था कि शायद पिछले जन्म के किसी पुण्य के कारण उसे ये परिवार मिला है जहां उसे रत्ती भर भी परायेपन का एहसास नहीं हुआ। मोहल्ले की औरतें जब मीरा और उसकी सास को साथ घूमते या हंसते हुए देखती तो दांतों तले उंगली दबा लेती थी, क्योंकि ऐसी मिसाल उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखी थी। उस घर की दीवारें भी मीरा की हंसी से गूंजती रहती थी और अनिकेत के साथ बिताया गया उसका हर एक पल एक सुनहरी याद बनता जा रहा था। उसे लगता था कि जिंदगी का ये सफर अब ऐसे ही फूलों की सेज पर बीतेगा, जहां केवल प्यार, दुलार और खुशियों की जगह है और दुख का कोई भी नामो निशान नहीं होगा। मीरा अपनी इस नई गृहस्थी में इतनी रच बस गई थी कि उसे अब अपने मायके की याद भी कम ही सताती थी, क्योंकि उसे ससुराल में साक्षात माता पिता
और एक सच्चा जीवन साथी जो मिल गया था। समय पंख लगाकर उड़ने लगा और देखते ही देखते शादी के 3 खूबसूरत साल बीत गए। इन 3 सालों में मीरा और अनिकेत का रिश्ता और भी गहरा और रोमांटिक हो गया था। घर की सुख शांति और अनिकेत के व्यापार की तरक्की ने परिवार में 4 चांद लगा दिए थे। एक सुहानी दोपहर का वक्त था और सूरज की हल्की सी धूप आंगन में फैल रही थी। रेवती जी और मीरा साथ बैठकर मटर छील रही थी और पुरानी यादों को ताजा करते हुए हंस रही थी। तभी रेवती जी ने बहुत ही ममता के साथ मीरा के सिर पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को प्यार से निहारा। उनके मन में एक दबी हुई इच्छा थी जो अब उनकी जुबान पर आ गई थी। उन्होंने धीरे से कहा कि मीरा बेटा, अब इस बड़े से घर में एक नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के बिना ये महल जैसा घर भी अब सूना सूना सा लगने लगा है। माँ जी की ये बात सुनकर मीरा के गाल शर्म से लाल हो गए और उसने अपनी पलकें झुका ली। वह उस समय इतनी सुंदर लग रही थी कि रेवती जी ने उसकी नजर उतारी। मीरा ने बहुत ही धीमे स्वर में जी माँ जी कहा और वहां से मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। उस रात जब अनिकेत कमरे में आया तो मीरा ने उसे माँ जी की इच्छा के बारे में बताया। अनिकेत ने प्यार से मीरा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा कि वह भी अब पिता बनने का सपना देख रहा है। उन दोनों के बीच वह रात बहुत ही भावनात्मक और रोमांचक थी, जहां उन्होंने अपने आने वाले बच्चे के लिए ढेर सारे सपने बुने। वे घंटों बातें करते रहे कि उनका बच्चा किसके जैसा दिखेगा। उसकी आंखें अनिकेत जैसी होंगी या उसकी मुस्कान मीरा जैसी होगी। उन्होंने तय किया कि वे बच्चे के कमरे को किस रंग से सजाएंगे और उसके लिए कौन कौन से खिलौने लाएंगे। मीरा की आंखों में एक मां बनने की चमक और अनिकेत के दिल में एक पिता बनने का गर्व साफ झलक रहा था। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी पूरी तरह से मुकम्मल होने वाली है और वे दुनिया के सबसे सुखी माता पिता बनेंगे। उन दोनों ने उस रात को अपनी जिंदगी की सबसे यादगार रात बना दिया, जहां सिर्फ प्यार और आने वाली खुशियों की उम्मीदें थी। वे दोनों एक दूसरे के आगोश में खोए हुए बस उस पल का इंतजार करने लगे जब उनके घर में वो छोटी सी जान आएगी जो उनकी दुनिया को और भी हसीन बना देगी। मीरा को लग रहा था कि भगवान ने उसकी झोली में सारी खुशियां डाल दी है और अब जल्द ही वह एक पूर्ण औरत कहलाएगी। लेकिन वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता और खुशियों को किसी की नजर लग गई। शादी के 4 साल पूरे होने वाले थे, लेकिन मीरा की गोद अभी भी सूनी थी। जो घर पहले हंसी और मजाक से गूंजता था, वहां धीरे धीरे एक खामोशी छाने लगी थी। मीरा और अनिकेत ने अब इसे गंभीरता से लेना शुरू किया और शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल पहुंचे, जहां कई दिनों तक मीरा के तमाम टेस्ट हुए और ढेरों दवाइयां शुरू हुई। हर महीने मीरा को उम्मीद होती कि शायद इस बार कोई अच्छी खबर मिले, लेकिन हर बार उसे केवल मायूसी ही मिलती थी।
एक दिन डॉक्टर ने उन दोनों को अपने कैबिन में बुलाया और एक ऐसी बात कही जिसने मीरा के पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि मीरा के शरीर में कुछ ऐसी अंदरूनी कमियां हैं जिनकी वजह से वह कभी भी मां नहीं बन पाएगी। यह सुनकर मीरा जैसे पत्थर की हो गई। हॉस्पिटल से घर लौटते समय वह गाड़ी में अनिकेत के सीने से लगकर रोती रही। उसे अपने मां ना बन पाने का उतना दुख नहीं था जितना इस बात का डर था कि वह अपनी सास रेवती जी का सपना तोड़ चुकी है। उसे लगने लगा कि अब उसे इस घर में कोई भी प्यार नहीं करेगा और समाज उसे बांझ कहकर ताने देगा। मीरा को अपना भविष्य अंधकार में डूबा हुआ नजर आने लगा। उसे ऐसे लग रहा था कि वह एक अधूरी औरत है और अनिकेत को अब उसकी जगह किसी और को ले आना चाहिए। घर पहुंचकर उसने रोते हुए खुद को कमरे में बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर डर से कांप रहा था कि अब उसके खुशहाल परिवार का क्या होगा और क्या उसकी सास उससे अब भी वही दर्जा देगी जो पहले देती थी। मीरा की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वह खुद को कोस रही थी। जब मीरा और अनिकेत उस मनहूस रिपोर्ट को लेकर घर पहुंचे तो मीरा के कदम जैसे भारी पत्थर के हो गए थे। वह दरवाजे पर खड़ी रेवती जी का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जैसे ही उसने अपनी सास का चेहरा देखा तो उसके सब्र का बांध टूट गया और वह दौड़कर उनके गले लग गई। मीरा अपनी सास के सीने में मुंह छुपाकर हिचकियां लेकर रोने लगी और उसने कांपती हुई आवाज में डॉक्टर की कही हर कड़वी बात बता दी। उसने रोते हुए कहा कि माँ जी, मैं इस घर को चिराग नहीं दे पाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। रेवती जी की आंखों में भी एक पल के लिए दुख के बादल छा गए, क्योंकि उन्होंने बहुत अरमान सजाए हुए थे। लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला और मीरा को अपने से दूर करने के बजाय और भी कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। उन्होंने मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े ही शांत स्वर में कहा कि चुप हो जा मेरी बच्ची, तूने कोई भी गुनाह नहीं किया है और ना ही तू इस घर के लिए कोई मशीन है। तू मेरी बेटी है और एक बेटी का वजूद सिर्फ बच्चा पैदा करने से कम नहीं हो जाता। रेवती जी ने बड़े ही प्यार से मीरा के आंसू पोंछे और उसे सहारा देकर अंदर ले गई। उन्होंने अनिकेत को भी समझाया कि इस मुश्किल घड़ी में उसे मीरा का सबसे बड़ा सहारा बनना होगा। केदारनाथ जी ने भी मीरा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा कि हमें पोता पोती बाद में चाहिए, पहले हमारी बहू की मुस्कान वापस आनी चाहिए। घर के अंदर के इस असीम प्यार ने मीरा के रिश्ते हुए जख्मों पर मरहम का काम किया। उसे लगा कि शायद दुनिया खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा परिवार है जो उसकी कमी को भी अपनी ताकत मानता है। हालांकि मीरा के मन में अभी भी एक डर बैठा हुआ था कि घर के लोग तो अच्छे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया उससे जीने नहीं देगी। पर रेवती जी ने घर का माहौल इतना सामान्य कर दिया
कि मीरा धीरे धीरे अपने पुराने काम काज में जुटने लगी। अनिकेत भी अपनी पत्नी का दिल बहलाने के लिए उसे बाहर लेके जाता और उससे ये एहसास दिलाता कि उसके लिए मीरा ही उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन ये शांति तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी, क्योंकि मीरा को नहीं पता था कि आने वाले समय में उसे समाज की उन कड़वी बातों का सामना करना पड़ेगा जो किसी भी औरत की रूह को छलनी कर सकती है। फिलहाल मीरा ने खुद को अपनी सास की ममता के साए में सुरक्षित महसूस करना शुरू कर दिया था और वह फिर से मुस्कुराने की कोशिश करने लगी थी। ठंड के दिन थे और पूरे घर में चहल पहल मची हुई थी, क्योंकि अनिकेत के चचेरे भाई की शादी का उत्सव घर में ही चल रहा था। दूर दराज के सभी नाते रिश्तेदार आए हुए थे और घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। आंगन में औरतों की महफिल जमी हुई थी, जहां पुरानी यादों के साथ साथ इधर उधर की बातें भी हो रही थी। मीरा अपनी उदासी को छुपाकर मुस्कुराते हुए सभी मेहमानों की खातिरदारी में लगी थी। वह एक हाथ में चाय की ट्रे और दूसरे में नाश्ते की प्लेटें लेकर इधर उधर दौड़ रही थी, ताकि किसी को कोई कमी महसूस ना हो। तभी अचानक अनिकेत की बड़ी बुआ सावित्री जी ने, जो कि अपनी कड़वी बातों के लिए मशहूर थी, पूरे जोर से मीरा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अरे रेवती, अब तो शादी को 4 साल हो गए हैं। तेरी बहू की गोद आखिर कब भरेगी? क्या तूने किसी अच्छे से डॉक्टर को नहीं दिखाया, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि खेत ही बंजर हो? बुआ की ये बात सुनकर पूरे आंगन में जैसे सन्नाटा पसर गया और सबकी नजरें मीरा के चेहरे पर टिक गई। मीरा के हाथ कांपने लगे और चाय की प्यालियां आपस में टकराकर आवाज करने लगी। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे और वह चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रही थी। तभी पास बैठी एक और चाची ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, हाँ भाई रेवती, आजकल की लड़कियां तो अपनी फिगर बनाने के चक्कर में मां नहीं बनना चाहती, और देख तेरा अनिकेत तो खानदान का इकलौता वारिस है। अगर यही हाल रहा तो खानदान का चिराग कैसे जलेगा? तूने तो बड़े सपने देखे थे पोते के मुंह देखने के, अब तो समय आ गया है कि तू अनिकेत की दूसरी शादी के बारे में सोचे, वरना तेरा ये आलीशान घर और व्यापार कौन संभालेगा? मीरा की आंखों में अपमान के आंसू भर आए और उसे लगा कि वह सबके सामने अभी बेहोश होकर गिर जाएगी। उसे महसूस हो रहा था कि समाज की ये औरतें उसके वजूद को मिट्टी में मिला रही हैं और उसकी ममता का मजाक उड़ा रही हैं। मैं अपनी नजरें झुकाए बस वहां से भागकर अपने कमरे के अंधेरे में छुप जाना चाहती थी, ताकि उसे कोई देख ना सके। लेकिन उसके कानों में उन औरतों की वो बातें जहर की तरह घुल रही थी, जो उसे एक अधूरी औरत और एक बोझ साबित करने पर तुली हुई थी। मीरा को लग रहा था कि आज उसका सम्मान खत्म हो गया है और उसकी सास भी शायद अब दबाव में आकर चुप हो जाएंगी और उसे इस घर से निकाल दिया जाएगा। जब मीरा की आंखों से आंसू गिरकर चाय की ट्रे पर पड़े तो उसे लगा कि अब उसका सब्र टूट जाएगा। लेकिन तभी पीछे से एक ऐसी आवाज आई
जिसने पूरे माहौल की गर्मी को एकदम से शांत कर दिया। रेवती जी, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, अचानक अपनी जगह से उठी और उनके चेहरे पर एक कठोरता थी जो मीरा ने पहले कभी भी नहीं देखी थी। उन्होंने आगे बढ़कर मीरा के कांपते हाथों से चाय की ट्रे ली और उसे पास की मेज पर रख दिया। फिर उन्होंने मीरा का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा जैसे वे उसे पूरी दुनिया के खिलाफ सुरक्षा दे रही हों। रेवती जी ने सावित्री बुआ की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही कड़क अंदाज में कहा कि दीदी, आज के बाद मेरी बहू के लिए बंजर जैसा शब्द इस्तेमाल करने की हिम्मत भी मत करना। मेरी बहू कोई खेत या कोई मशीन नहीं है जिसे मैं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए इस घर में लाई थी। वह इस घर की इज्जत है और मेरे बेटे की अर्धांगिनी है। उन्होंने उन सभी औरतों की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में कहा कि आप लोग किस खानदान के चिराग की बात कर रही हैं? मेरा बेटा और मेरी बहू ही मेरे जीते जागते चिराग हैं, जिन्होंने अपनी सेवा और प्यार से मेरे बुढ़ापे को रोशन कर रखा है। रेवती जी ने आगे कहा कि अगर कमी मेरे बेटे अनिकेत में होती तो क्या आप लोग मीरा को दूसरा पति लाने की सलाह देती? नहीं तो फिर एक औरत होकर दूसरी औरत के पेट पर लात मारते हुए आपको शर्म क्यों नहीं आती? मेरे जीते जी इस घर में दूसरी शादी का नाम भी किसी ने अगर लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे कोई पोता नहीं चाहिए जो बड़ा होकर शायद हमें भूल जाए। मुझे मेरी ये बेटी चाहिए जिसकी हंसी से ये घर स्वर्ग बना हुआ है। मीरा अपनी सास का ये रूप देखकर दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास उसके सम्मान के लिए अपने ही रिश्तेदारों से लड़ रही है। रेवती जी ने मीरा को अपने सीने से लगा लिया और सबके सामने ऐलान किया कि मां बनने के लिए बच्चा पैदा करना ही जरूरी नहीं होता। ममता तो दिल से आती है और कल ही मेरा बेटा और बहू अनाथालय जाकर एक नन्ही सी जान को अपना नाम देंगे ताकि इस समाज का मुंह बंद हो सके और मेरी बहू को मां कहलाने का हक मिल सके। उस दिन रेवती जी ने सिर्फ अपनी बहू को नहीं बचाया था बल्कि समाज की उस सोच को जड़ से उखाड़ फेंका था जो एक औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझती है। रेवती जी का वह साहसी फैसला सुनकर पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया था, लेकिन मीरा के दिल में जैसे हजारों उम्मीदें एक साथ जाग उठी थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई तो मीरा और अनिकेत के चेहरे पर एक नई चमक थी। उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया और रेवती जी के पैर छुए। रेवती जी ने बड़े ही प्यार से दोनों को तिलक लगाया और कहा कि जाओ, आज खुशियों को अपने घर लेके आओ। अनिकेत और मीरा शहर के सबसे बड़े अनाथालय पहुंचे, जहां खिलौनों की आवाजें और बच्चों की मासूम हंसी गूंज रही थी। वहां की मैनेजर उन्हें एक शांत कमरे में ले गई जहां कई नन्हे मुन्ने बच्चे खेल रहे थे। तभी मीरा की नजर एक कोने में बैठी एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी जिसकी आंखें बिल्कुल अनिकेत जैसी गहरी थी। जैसे ही मीरा उसके पास गई, उस छोटी सी बच्ची ने अपनी नन्ही उंगलियों से मीरा का पल्लू थाम लिया और खिलखिलाकर हंसती। मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और उसे महसूस हुआ कि ये वही रूह है जिसका वह बरसों से इंतजार कर रही थी। अनिकेत ने भी
उस बच्ची को गोद में उठाया तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख महसूस हुआ। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद जब वे उस नन्ही परी को लेकर घर पहुंचे तो रेवती जी और केदारनाथ जी ने दरवाजे पर ही थाली सजाकर उसका स्वागत किया। उन्होंने बच्ची का नाम रखा अनन्या, जिसका अर्थ था सबसे अलग और सुंदर। उस रात घर में एक उत्सव जैसा माहौल था और वही रिश्तेदार जो कल तक ताने मार रहे थे आज उस नन्ही सी बच्ची की सुंदरता को देखकर दंग थे। मीरा अब एक ऐसी पूरी मां बन चुकी थी। वह अनन्या को अपने सीने से लगाकर दूध पिलाने जैसा ही सुकून महसूस करती थी। अनन्या की छोटी सी मुस्कान ने घर के हर एक कोने को महका दिया था। अनिकेत भी काम से जल्दी घर आने लगा था ताकि वे अपनी बेटी के साथ खेल सके और उसकी तोतली बातें सुन सके। रेवती जी शान से मोहल्ले में अनन्या को घुमाती और गर्व से कहती कि ये मेरी पोती है जिसने हमारे घर को पूरा किया है। मीरा को अब समझ में आ गया था कि मां बनने का एहसास कोख से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से जुड़ा होता है। समाज के वे कड़वे बोल अब अनन्या की किलकारियों के शोर में दब चुके थे और उस घर में प्यार की एक ऐसी नई कहानी शुरू हो गई थी जिसने दुनिया को बता दिया कि खून के रिश्तों से कहीं बड़ा दिल का रिश्ता होता है। मीरा ने अपनी सास के हाथों को चूमते हुए कहा कि माँ जी, आपने आज मुझे फिर से जन्म दिया है। और रेवती जी ने मुस्कुराते हुए अपनी बहू और पोती दोनों को गले से लगा लिया। अब उस घर में कोई भी कमी नहीं थी बल्कि हर तरफ खुशियों का अंबार था। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा और अनन्या के आने से उस घर की रौनक कई गुना बढ़ गई थी। जो आंगन पहले खामोश रहता था अब वहां दिन भर खिलौनों का शोर और अनन्या की नन्ही पायल की झंकार गूंजती रहती थी। मीरा पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखों की वो उदासी अब आत्मविश्वास में बदल गई थी क्योंकि वह अब केवल एक बहू नहीं बल्कि एक गर्वित मां भी थी। वह अनन्या को तैयार करती, उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाती और रात को उसे अपनी बाहों में सुलाकर लोरी सुनाती थी। अनिकेत भी अपनी बेटी पर जान छिड़कता था और व्यापार से लौटते ही वह सबसे पहले अपनी नन्ही परी को गले से लगाता था। रेवती जी ने भी समाज को दिखा दिया था कि उन्होंने जो फैसला लिया वह कितना सही था। मोहल्ले की वही औरतें जो पहले ताने मारती थी अब अनन्या की मासूमियत देखकर मीरा से सलाह लेने आती थी कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए। रेवती जी बड़े ही गर्व से सबको बताती थी कि माँ वो नहीं होती जो सिर्फ जन्म देती है बल्कि माँ वो होती है जो अपने कलेजे के टुकड़े की तरह किसी जान को पालती है। एक दिन शाम को जब पूरा परिवार बगीचे में बैठा हुआ था तो अनिकेत ने मीरा का हाथ थामकर कहा कि आज हमारा परिवार सच में पूरा हो गया है। मीरा ने अपनी सास की तरफ देखा जिनकी ममता ने एक उजड़ते हुए संसार को फिर से बसा दिया था। मीरा को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक बच्ची को गोद नहीं लिया था बल्कि उसकी सास ने उस दिन उसे एक नया जीवन और समाज में सिर उठाकर जीने का सम्मान दिया था। उस घर की खुशियों ने साबित कर दिया कि जहां प्रेम और साहस होता है वहां दुनिया की कोई भी रूढ़िवादी सोच टिक नहीं सकती। मीरा, अनिकेत और रेवती जी ने मिलकर एक ऐसी मिसाल कायम की थी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक थी
कि परिवार खून से नहीं बल्कि प्यार और एक दूसरे के साथ खड़े होने से बनता है। अब उस घर में डर या चिंता की कोई जगह नहीं थी, बल्कि हर सुबह एक नई उम्मीद और हर रात एक सुकून भरी नींद लेकर आती थी, जहां एक माँ अपनी बेटी की हंसी में अपना सारा संसार देख रही थी। अनन्या 5 साल की हो गई थी और वह पूरे घर की जान बन चुकी थी। उसके स्कूल का पहला दिन था और पूरे घर में एक अलग ही उत्साह का माहौल था। मीरा ने उसे सुंदर सी फ्रॉक पहनाई और उसके बालों में लाल रिबन लगाया। अनिकेत ने अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा गुलाबी बैग खरीदा, जिसे पहनकर अनन्या पूरे घर में कूद रही थी। रेवती जी ने अपनी पोती के हाथ में दही और चीनी खिलाई और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। जब अनिकेत और मीरा उसे स्कूल छोड़ने गए तो घर में सन्नाटा छा गया। रेवती जी मीरा के पास आई और उसका हाथ पकड़कर कहा कि देख मीरा, आज तेरी ममता जीत गई। अगर उस दिन हम समाज के डर से पीछे हट जाते तो आज ये खुशी हमारे आंगन में नहीं होती। मीरा ने अपनी सास के कंधे पर सिर रखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसे याद आया कि कैसे एक वक्त पर वह खुद को बेकार समझने लगी थी, लेकिन आज वह एक सफल मां और एक खुशहाल पत्नी के रूप में सबके सामने खड़ी थी। अनन्या स्कूल से लौटकर आई तो उसने दौड़कर अपनी दादी को गले लगा लिया और अपनी नई सहेलियों के बारे में बताने लगी। उस शाम घर में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी, जहां फिर से वही रिश्तेदार आए थे जिन्होंने कभी चेहर उगला था, लेकिन आज उनकी जुबान पर सिर्फ तारीफें थी। सावित्री बुआ ने भी मीरा के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा और अपनी पुरानी बातों के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मीरा, तूने इस बच्ची को जो संस्कार और प्यार दिया है वह शायद कोई सगी मां भी ना दे पाती। मीरा ने मुस्कुराकर बुआ के पैर छुए और कहा कि ये सब मां जी की शिक्षा का फल है। अनिकेत ने दूर खड़े होकर अपनी पत्नी और अपनी मां के इस मजबूत रिश्ते को देखा और उसे गर्व हुआ कि वह इस परिवार का हिस्सा है। उस रात जब सब सो गए तो मीरा और अनिकेत अपनी बालकनी में खड़े होकर चांद को देख रहे थे। अनिकेत ने मीरा को अपने करीब खींचा और कहा कि जिंदगी कितनी सुंदर हो गई है ना मीरा। मीरा ने हाँ में सिर हिलाया और मन ही मन भगवान को शुक्रिया कहा, क्योंकि उसे ना केवल एक बेटी मिली थी बल्कि एक ऐसा परिवार भी मिला था जिसने उसे हर मोड़ पर ढाल बनकर बचाया था। अब उनकी जिंदगी में केवल सुख और संतोष था और वे जानते थे कि भविष्य में कोई भी चुनौती आए वे साथ मिलकर उसे पार कर लेंगे, क्योंकि उनके घर की नींव प्यार और भरोसे पर टिकी थी। अनन्या अब 10 साल की हो गई थी। वह न केवल पढ़ाई में अव्वल थी बल्कि उसके संस्कार भी मोहल्ले में चर्चा का विषय थे। मीरा और अनिकेत ने मिलकर उसे एक ऐसा माहौल दिया था जहां उसे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि वह उस घर की सगी बेटी नहीं है। लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक दोपहर जब मीरा अनन्या के पुराने कपड़ों की अलमारी साफ कर रही थी तो उसे एक बंद लिफाफा मिला जो शायद अनन्या के गोद लेने के समय की फाइलों में दब गया था। मीरा ने जब उसे खोला तो वह दंग रह गई। उस लिफाफे में अनन्या की असली मां का एक पत्र था
जिसमें लिखा था कि अनन्या किसी अनाथालय की लावारिस बच्ची नहीं थी, बल्कि वह अनिकेत के ही एक पुराने दोस्त की बेटी थी, जिसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और अनिकेत ने यह बात मीरा से इसलिए छुपाई थी ताकि मीरा को यह ना लगे कि वह किसी और के एहसान तले दबी है। मीरा का दिल धक से रह गया और उसने तुरंत अनिकेत को फोन किया। शाम को जब अनिकेत घर आया तो मीरा ने वह पत्र उसके सामने रख दिया। अनिकेत की आंखों में आंसू आ गए और उसने सच स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह मीरा को टूटने से बचाना चाहता था और वह चाहता था कि मीरा अनन्या को पूरी तरह से अपना माने। मीरा ने अनिकेत का हाथ थामा और कहा कि तुमने जो किया वह प्यार था और आज मेरा अपनी बेटी के प्रति लगाव और भी बढ़ गया है। रेवती जी ने जब ये सच सुना तो उन्होंने अनिकेत को गले से लगा लिया और कहा कि रिश्तों की सच्चाई उनके खून में नहीं बल्कि उनकी परवरिश में होती है। इस सच ने परिवार को और भी करीब ला दिया था। अनन्या जो कि अब बड़ी हो रही थी, उसने भी जब धीरे धीरे अपनी पहचान के बारे में समझा तो उसने मीरा के गले लगकर कहा कि मेरी असली माँ वही है जिसने मुझे अपनी ममता दी है। उस रात घर में एक अलग ही शांति और सुकून था। मीरा को लगा कि जिंदगी ने उसे जो भी दर्द दिए थे उन सब का हिसाब आज बराबर हो गया है। अब उनके बीच कोई राज नहीं था और उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी और मजबूत हो गया था। मीरा ने महसूस किया कि एक औरत की ताकत उसके बच्चों को जन्म देने में नहीं बल्कि उन्हें पालने और एक सच्चा इंसान बनाने में होती है, और वह इस परीक्षा में पूरी तरह से सफल रही थी। उस छोटे से परिवार ने समाज के हर उस नियम को तोड़ दिया था जो कि प्यार को केवल खून के रिश्तों तक सीमित रखता है। अब उनका भविष्य और भी उज्जवल और खुशियों से भरा नजर आ रहा था। जहां अनन्या की मुस्कान उनके जीवन का सबसे बड़ा इनाम थी, मीरा और अनिकेत ने एक दूसरे की बाहों में सुकून पाया और रेवती जी ने अपनी पोती को सोते हुए देखकर भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उनका घर सच में स्वर्ग बन गया है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।